जो सीईओ है वाइज इन्वेस्ट के, इसके अलावा गौतम कालिया वीपी और हेड सुपर इन्वेस्टर शेर खान बाय बीएनपी पारिवास के। तो दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। जिस तरह से हमारे जो दर्शकों के सवाल हैं उनके जवाब जो है दोनों एक्सपर्ट्स देंगे। तो सबसे पहले जो हमारे कॉलर हैं, इंतकाब ने सवाल भेजा है और लाइव कॉलर हैं, सीधा हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। इंतकाब पूछिए अपना सवाल। हेमंत रस्तोगी जी आपके जो पोर्टफोलियो है उससे जुड़ा हुआ जो सवाल है उसका जवाब देंगे। हेलो। हाँ, इनका पूछिए अपना सवाल। सर मेरा सवाल ये है कि मैं म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा हूँ, 11,000 मेरा ये SIP है। ठीक है, कौन कौन से फंड है आपके? एक है निपॉन स्मॉल कैप, ठीक है, स्मॉल कैप कोटक टेक्नोलॉजी, पारस्परिक फ्लेक्सी कैप, ठीक है, और है पारस्परिक ELS। ठीक है। तो हेमंत जी, जिस तरह से इंतकाब ने बताया कि वो निवेश कर रहे हैं निपॉन स्मॉल कैप के अंदर, क्वांट स्मॉल कैप फंड के अंदर, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के अंदर, कोटक टेक फंड के अंदर और पराग पारिक ELSS के अंदर, तो इनका क्या टारगेट है? क्योंकि आपका गोल भी आपको बताना पड़ेगा, उसके हिसाब से हेमंत जी अपनी स्ट्रेटजी बताएंगे उसको पाने के लिए। रिटायरमेंट के लिए है। रिटायरमेंट के लिए कितना 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 कॉर्पोरेट जमा करना चाहते हैं आप? एटलीस्ट 2 करोड़। 2 करोड़। हेमंत जी, 2 करोड़ का लक्ष्य है। इंतकाब 11,000 की SIP कर रहे हैं, कितना दूर कितने पास? हाँ जी, आई थिंक बिल्कुल सही है, बट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जानने की ये होगी कि इनके पास समय कितना है। अगर ये बता दें तो फिर हम थोड़ा और तरीके से इनको बता सकते हैं कि इनका लक्ष्य पूरा होगा कि नहीं होगा। इंतकाब, कितना समय आपके पास? हेलो। कितने साल के बाद रिटायरमेंट है आपकी? सर मैं पिछले 1 साल से कर रहा हूँ। नहीं, रिटायरमेंट कभी है आपकी? रिटायरमेंट को अभी 13 साल है। ओके, ठीक है। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट था जानना हमारे लिए, क्योंकि इनका जो पोर्टफोलियो है वो पूरा का पूरा इक्विटी का पोर्टफोलियो है और SIP से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो टाइम होराइजन जानना बहुत जरूरी है। जैसा उन्होंने बताया कि 1 साल से वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और 13 साल है इनके पास, तो काफी लंबा समय है इनके पास। आई थिंक अच्छा खासा कॉर्पस बना पाएंगे। अगर मैं इनके पोर्टफोलियो को देखूं तो 11,000 के इनके पास इन्वेस्टमेंट है। कुल मिला के 5 फंड है, उसमें एक फंड जो है वो टैक्स सेविंग फंड है। तो इनके पास 2 स्मॉल कैप फंड है, एक निपॉन का स्मॉल कैप फंड है, एक क्वांट का स्मॉल कैप फंड है। ऑब्वियसली इतने जो पोर्टफोलियो साइज है उनका, उसमें 4,500 अगर आप 11,000 से स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेंगे तो पोर्टफोलियो काफी एग्रेसिव बनता है। 2 फंड की जरूरत नहीं है, आप एक स्मॉल कैप फंड रखिए, निपॉन स्मॉल कैप। दूसरा, आपके पास एक सेक्टर फंड है, कोटक टेक्नोलॉजी फंड। अगेन आपके जैसे निवेशक के लिए सेक्टर फंड थोड़े से रिस्की होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि उनका इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स एक तो छोटा है, दूसरा उसमें एंट्री एग्जिट की टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये बात सही है कि इस समय पे आगे जाके लगता है कि IT एज सेक्टर अच्छा करेगा, बट एज ए आम निवेशक की तरह से मुझे लगता है उससे आप दूर रहिए। तो एक तो आप, जैसा मैंने कहा, एक स्मॉल कैप रखिए, निपॉन स्मॉल कैप। दूसरा, कौन स्मॉल कैप का जो पैसा है और जो पैसा आप कोटक टेक्नोलॉजी में लगा रहे हो, कुल मिला के वो पैसा अगर आप एक मल्टी कैप फंड में लगाए हैं, जैसे कोटक मल्टी कैप फंड, इस फंड में आपको तीनों सेगमेंट में एक्सपोजर मिलेगा, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, और आई थिंक एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपको मिलेगा। तो ये आप सोचिए, एक बदलाव मुझे लगता है आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर आपके पास एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, जो आई थिंक काफी कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इसमें कुछ एक्सपोजर आपको US मार्केट में भी मिलता है, तो वो अच्छा है। और एक टैक्स सेवर फंड है आपके पास, पराग पारिक टैक्स सेवर। मुझे लगता है कि जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया, क्योंकि वहां पे 3 साल का लॉक इन है, तो वहां तो आप ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, बट इससे बेहतर ELSS आपको मिल सकते हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल ELS टैक्स सेवर या तो बंधन टैक्स सेवर। वो आप आगे भी इन्वेस्टमेंट के लिए आप देख सकते हैं। तो कुछ बदलाव करने की जरूरत है, और इंपॉर्टेंट है कि अगर हो सके कोशिश कीजिए कि हर साल अपनी SIP का बढ़ा सके 5 या 10% से, तो डेफिनेटली अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो ये है इंतकाब के लिए सलाह के अपनी SIP को 10 से 15% हर साल बढ़ाए, जो लक्ष्य उनका है 2 करोड़ का, उसे प्लान करने के लिए, और कुछ फंड से उन्हें निकलना है, कुछ फंड को उन्हें जोड़ना है। अगला सवाल हमें भेजा है पुष्पदंत जैन ने, यूट्यूब के जरिए हमारे पास सवाल आया है। उनके द्वारा
एसबीआई हेल्थ अपॉर्चुनिटीज में निवेश है, बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप में निवेश है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी में भी 5,000 रुपये महीने की एसआईपी है और एसबीआई इंटरनेशनल यूएस इक्विटी एफओएफ फंड में भी निवेश है। पुष्पदंत जैन जी का जो गोल है वो 1.25 करोड़ रुपया का गोल है अगले 15 साल के अंदर, और जानना चाहते हैं कि उन्हें क्या इसके लिए और एसआईपी में बढ़ोतरी करनी है। तो गौतम जी, मैं आपसे ही समझना चाहूंगा, क्या पुष्पदंत जैन जी को स्ट्रेटजी बनाना चाहिए, जो क्योंकि जो लक्ष्य है वो 1.25 करोड़ रुपए का है। जी, तो पुष्प जी के लिए ये जवाब है। उनको 1.25 करोड़ बनाना है 15 साल में। समय ज्यादा है तो मूल्य कम हो सकता है। तो उनका जो मूल्य है 20,000 का महीने का, अगर वो 12% से ग्रो हो पूरा आपका निवेश तो हर साल, तो आपका 1 करोड़ पहुंच जाएगा 15 साल में। तो निवेश का मूल्य 1 करोड़ पहुंच जाएगा, मगर उनको 1.25 करोड़ चाहिए। तो अगर हर साल 5% से ये बढ़ा सके तो 1 करोड़ 35 लाख बन जाएगा 15-16 साल में। अभी मैं बात करूंगा उनके फंड्स की। फंड्स बहुत ज्यादा उनके सेक्टोरल और थीमेटिक में ज्यादा है, तो मैं थोड़ा सा इसमें बदलाव बोलूंगा। एक तो कोटक इमर्जिंग इक्विटी जो है वो जारी रखिए, उसमें कुछ चेंज मत करिए, बता ना करें। और ये जो बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप है जिसमें 5,000 जा रहा है, उसकी जगह हम ईडलवाइज फ्लेक्सी कैप फंड सजेस्ट करेंगे। एसबीआई हेल्थ अपॉर्चुनिटीज जो है वो सेक्टोरल है 5,000, वहां पे हम बोलेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज और मिड कैप देखें, और वो 5 की जगह अगर 7,000 कर सके तो ज्यादा अच्छा होगा। एसबीआई इंटरनेशनल एक्सेस यूएस इक्विटी फंड ऑफ फंड है वो जारी रखिए, मगर उसका मूल्य थोड़ा कम कर दीजिए, 5,000 की जगह वहां पे 3,000 कर दीजिए। तो ये बर्ताव मैं बोलूंगा पोर्टफोलियो में करने के लिए। तो इजी है, जो टारगेट है उसे अचीव करना, थोड़े से बदलाव कर रहे हैं क्योंकि इस टाइम हॉरिजन अच्छा है। गौतम जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए भी, कि क्यों गिरते हुए बाजार के अंदर जो एसआईपी की राशि बढ़ाना क्यों जरूरी है, और उससे कैसे आपको लंबी अवधि में फायदा होता है? जी, तो देखिए एसआईपी का मेन मकसद यही है कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, आपका डिसिप्लिन मेंटेन रहे, आप हर महीने पैसा डालते रहे। अब फायदा तब होता है जब आप मार्केट जब नीचे जाती है तो आपको वही चीज सस्ते में मिल रही है, तो आपको यूनिट्स ज्यादा मिलते हैं। मगर लोग क्या करते हैं, जब मार्केट तेजी में होती है तब सिर्फ शुरू कर देते हैं, और जब मार्केट में मंदी शुरू हो जाती है तब वो अपना सिप को या तो पॉज कर देते हैं या थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं, बोलते हैं कि एक बार मार्केट ऊपर चढ़ने लग जाएगी तो वापस हम पैसा डालना शुरू कर देंगे। यही सबसे बड़ी गलती है। सिप का सबसे ज्यादा फायदा तभी होता है जब मार्केट नीचे गिर रही होती है, क्योंकि आपको फिर ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं, आप वही चीज सस्ते में आपको मिल रही है। तो आप हमेशा ऐसे समझिए जैसे आप शॉपिंग करने जा रहे हैं और वही चीज जो आप फुल प्राइस पे दे रहे थे वो आपको अभी सेल लग रही है तो सस्ते में मिल रही है, तो अपना सिप जारी रखिए उस समय। एसआईपी को जारी रखिए, और गिरते हुए बाजार में एसआईपी बढ़ाने से और आपको लंबी अवधि के निवेश में फायदा होता है। हमारे साथ लाइव कॉलर जुड़े हैं, विनय लाइव कॉलर है हमारे साथ जुड़े हैं। विनय, पूछिए अपना सवाल, बताइए कितना निवेश आप करते हैं, कौन कौन से फंड में करते हैं, कितने वक्त से आप निवेश कर रहे हैं, और आपका क्या गोल है, क्या टारगेट है जो आप अचीव करना चाहते हैं, जिस पर हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो अपनी राय दे पाए। सर, मेरा 40,000 पर मंथ की एसआईपी है और लगभग 10 साल के लिए, जिसमें कॉन्ट्रा फंड है, एसबीआई कॉन्ट्रा। बिल्कुल, हाँ, और कौन कौन से फंड है बताइए। एक मिनट सर जी। एसबीआई कॉन्ट्रा में 5,000 का है। उसके बाद आईसीआईसी ब्लू चिप 4,000 का है। बिल्कुल। एचडीएफसी मल्टी कैप 3,000, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप 3,000 और मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप 5,000, एसबीआई मैग्नम मिड कैप 3,000, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ 3,000, एंडवेज मिड कैप 3,000, मोतीलाल ओसवाल 3,000 और कोटक इक्विटी इमर्जिंग में 3,000 और टाटा स्मॉल कैप में 5,000। बिल्कुल हेमंत जी, कई 40,000 रुपये प्रति महीना की एसआईपी कर रहे हैं विनय, करीब पिछले 18 महीने से, और इनका जो टाइम पीरियड है 10 साल का है, और 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस चाहते हैं। क्या सुझाव रहेगा
आपका विनय को, क्योंकि फंड काफी ज्यादा है और 1 करोड़ रुपया उनको चाहिए अगले 10 साल में? जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनके टारगेट से। जैसा उन्होंने कहा कि 18 महीने से एसआईपी कर रहे हैं, 10 साल का समय इनके पास और है, 40,000 की एसआईपी कर रहे हैं और लमसम इन्वेस्टमेंट भी है 3,30,000 रुपए की। अगर हम ये सब कंसिडर करते हैं और अगर हम 12% का रिटर्न मान के चले, तो अगर ये अपना प्रोसेस अनइंटरप्टेडली कंटिन्यू करते हैं अगले 10 साल तक, तो इनका जो टारगेट है वो पूरा करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट इनके पास स्कोप है कि अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा कंसोलिडेट करके, क्योंकि जहां पे वो एसआईपी से इन्वेस्ट करें उनके पास 10 फंड है, लमसम में भी 3 फंड है, सिर्फ एक ही फंड है जो कॉमन है, बाकी 2 फंड और हैं, तो कुल मिला के 12 फंड है इनके पास। मुझे लगता है डेफिनेटली उसमें स्कोप है कि अपने पोर्टफोलियो का कंसोलिडेट करें, इसको बेहतर बनाएं, इसको मॉनिटरिंग करना आसान होगा, आपकी जो परफॉर्मेंस है पोर्टफोलियो की वो सुधरेगी। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन तो मेरी ये है कि इनके पोर्टफोलियो में 4 मिड कैप फंड है और कुल मिला के वहां पे वो 12,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो मुझे लगता है 4 फंड की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है। क्योंकि आप ये देखिए कि जो मिड कैप जो सेगमेंट है वो बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की जो 101 से लेकर 250 तक मार्केट कैप की जो कंपनीज हैं, काफी अच्छी क्वालिटी कंपनीज हैं, स्टॉक स्पेसिफिक होना जरूरी है, बट 4 फंड बहुत ज्यादा है। तो मुझे लगता है आप एक फंड रखिए और 12,000 की एलोकेशन को थोड़ा कम कीजिए। मिड कैप में एलोकेशन के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, वो मल्टी कैप से या लार्ज एंड मिड कैप से भी आप थोड़ा एक्सपोजर वहां पे ले सकते हैं। अरे तो एक ही फंड रखिए। वो इतने नंबर ऑफ फंड्स को भी क्या इनको थोड़ा रेशनलाइज करने की जरूरत है? और क्या रेशियो रखा जाए मिड कैप स्मॉल कैप फंड का? अगर आप जो पूरा निवेश कर रहे हैं उसमें एक आइडियल रेशियो क्या रखना चाहिए विनय जी को भी और बाकी भी जो हमारे करोड़ों दर्शक आपको सुन रहे हैं उनके लिए? जी, आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एक तो डेफिनेटली रैशनलाइज करने की जरूरत है, क्योंकि पोर्टफोलियो में जब ज्यादा ओवरलैप हो, जब नंबर ऑफ फंड्स हो, तो फायदा यहाँ पे नहीं होता है। देखिए, जहां तक आपने कहा कि आइडियल एलोकेशन क्या होनी चाहिए, आप एक थंब रूल देख सकते हैं कि मेरा मानना है कि किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए जो लार्ज कैप है उसमें थोड़ा बायस चाहिए, मे बी 45 to 50% आप वहां देख सकते हैं, और 35% मे बी इवन 40% भी आप मिड कैप में देख सकते हैं, और बाकी पैसा जो आप स्मॉल कैप में। लेकिन ये एक थंब रूल है, आपकी जो एलोकेशन वो डिपेंड करेगी आप कितना समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, किस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो और आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। तो जैसा मैंने कहा, इनके केस में एक ही आप मिड कैप फंड रखिए कोटक इमर्जिंग को, जहां पे आप 8,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे। तो इसके जो बाकी 4,000 रुपए जो है वो इनके पास एक HDFC मल्टी कैप फंड है जहां पे वो 3,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो पैसा जो है वहां पे लगेगी। तो एक मल्टी कैप में आपकी एलोकेशन जो है वो 7,000 हो जाएगी, और HDFC मल्टी कैप एक काफी अच्छा फंड है। इसके बाद एक SBI का मैग्नम फंड है इनके पास, इन्होंने पूरा नाम नहीं बताया है, और साथ ही एक मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड है, जो अपनी कैटेगरी का बहुत ही बेहतरीन फंड है। क्योंकि इनके पास SBI कॉन्ट्रा ऑलरेडी है, तो कोई भी जो फंड हो SBI का, मुझे लगता है उससे बेहतर ऑप्शन इनके पास मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड है। तो उन दोनों को आप मर्ज कीजिए, तो वहां पे करीब 8,000 की इन्वेस्टमेंट होगी। जैसा मैंने कहा, SBI कॉन्ट्रा बहुत ही अच्छा फंड है, उसको आप कंटिन्यू कीजिए। और स्मॉल कैप में निप्पॉन स्मॉल कैप मुझे लगता है एक बेटर ऑप्शन होगी मोतीलाल ओसवाल से, क्योंकि उनका बहुत ही लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। फिर इनके पास एक ब्लू चिप फंड और एक फ्लेक्सी कैप फंड है, वहां पे आप एक ही फंड रखिए, मुझे लगता है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप एक बेटर ऑप्शन है। दोनों को मिलाएंगे तो आप करीब 7,500 की वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर मैं इनका लमसम इन्वेस्टमेंट दिखता हूं तो वहां पे एक मोमेंटम फंड है, मुझे लगता नहीं कि इनके जैसे निवेशक को एक इस तरह के फंड, जो स्मार्ट बीटा फंड हम कहते हैं, वो उसकी जरूरत है। उसका जो पैसा है वो 50% ईच आप SBI कॉन्ट्रा, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड में। तो काफी कुछ बदलाव करने की जरूरत है, मुझे लगता है पोर्टफोलियो को रैशनलाइज करने के लिए, उसको कंसोलिडेट करने के लिए, ताकि आपकी जो परफॉर्मेंस है, रिस्क रिवॉर्ड का बैलेंस अच्छा हो और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ से बेहतर हो सके। बट जैसा मैंने शुरुआत में कहा, लक्ष्य पूरा करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट इस परफॉर्मेंस को आप सुधार के ज्यादा बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं। बिल्कुल विनय जी, देखिए काफी विस्तार से हेमंत जी ने आपकी जो पूरी क्वेरी है, आपके पोर्टफोलियो का एनालिसिस किया है। क्या कुछ और आप पूछना चाहते हैं या फिर हेमंत जी के जवाब से संतुष्ट है विनय जी? संतुष्ट है सर, थैंक यू। देखिए सर, हेमंत जी बहुत बहुत संतुष्ट है विनय जी, जिस तरह से आपने उनके पोर्टफोलियो का एनालिसिस किया है, तो उन्होंने बताया कि काफी ज्यादा संतुष्ट है। चलिए, वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं और हमारा जो सवाल जवाब का सिलसिला है वो जारी रहेगा। तुरंत हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सवाल जवाब का
सिलसिला जारी है। हमारे साथ जो दो खास मेहमान हैं, हेमंत रस्तोगी जी और गौतम कालिया जी, जुड़े हुए हैं। अगला जो कॉलर है हमारे साथ वो फारूक खान जी है। फारूक जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? अच्छा, तो कॉल कट गया है, लेकिन फारूक जी ने जो सवाल पूछा है, उनके पास म्यूचुअल फंड है 10 से 15 साल के लिए एसआईपी, और कौन सी करनी चाहिए उन्होंने पिछले 6 महीने के अंदर कुछ एसआईपी शुरू की है, जिसमें निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, टाटा स्मॉल कैप फंड के अंदर 10,000 रुपए की, क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड की, एचडीएफसी मिड अपॉर्चुनिटीज की 5,050 की मंथली एसआईपी, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड की 5,000 की, और मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की 1,500 रुपए की वीकली एसआईपी है। तो फारूक जी की जो एसआईपी है उस पर गौतम जी, अब क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए फारूक जी को? जी, तो फारूक जी ने ये ओपन एंडेड रखा है कि उनका कितना पोर्टफोलियो बनना चाहिए। स्कीम्स में तो काफी चेंजेस बर्ताव है जो मैं बोलूंगा, मगर अगर ये 36,000 जो इनका चल रहा है महीने का, वो 12% से ग्रो हो इनका निवेश, तो इनका कुछ 80 लाख बनेगा 10 साल में। वही 10 साल की जगह अगर 15 साल रख दिया तो 1 करोड़ 80 लाख बन जाए। अगर इस पे वो 10% हर साल बढ़ा सकते हैं अपने सिप का मूल्य, तो 15 साल में 1 करोड़ 80 लाख की जगह 3 करोड़ बन जाएगा। तो ये मैंने सोचा उनको बता दूं, जिससे वो डटे रहे, वो लगे रहे और सिप में अपना निवेश जारी रखें। अब आते हैं स्कीम्स के बारे में। तो निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड जो है उसको कंटिन्यू रखें। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, इनको कंटिन्यू रखें। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, जिसमें इनका 6,000 जा रहा है महीने का, इसमें ये भी कंटिन्यू रखें। बट अगर चाहते हैं तो 1,000 कम कर दें यहाँ पे, क्योंकि मैं दूसरा फंड बताऊंगा। एक नया फंड निवेश करें, कोटक ब्लू चिप फंड, जिसमें वो 4,000 डालें, क्योंकि ब्लू चिप में थोड़ा सा इनका निवेश कम है। और एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड में बोलूंगा इसकी जगह टाटा स्मॉल कैप की जगह, तो टाटा स्मॉल कैप में जो 10,000 जा रहा है उसकी जगह 7,000 एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड में डालें। क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड, जिसमें 5,100 जा रहा है, उसकी जगह डीएसपी टैक्स सेवर फंड में डालें। तो ये चेंजेस मैं बोलूंगा उनको अपने स्कीम्स में करने के लिए जो है वो करने हैं फारूक जी को। सर, एक चीज जो आपने देखी इनके पोर्टफोलियो में, मैं भी मतलब काफी कम लोगों के इस पोर्टफोलियो में देखने को मिलता है कि वीकली एसआईपी भी वे ये कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वीकली एसआईपी का भी भारत में ट्रेंड बढ़ रहा है? इसके क्या फायदे हैं, अगर आप बता पाए हमारे दर्शकों को तो। जी, तो वीकली एसआईपी भी है, डेली एसआईपी भी है, कोई कोई लोग क्वार्टरली भी करते हैं। तो ये सारे ऑप्शन रहते हैं निवेशकों के लिए, और इसमें हमने जो रिसर्च की है पता करने के लिए कि ज्यादा बेहतर कौन सा होता है जिसमें ज्यादा रिटर्न आता है। ज्यादातर 19-20 का ही फर्क है, उतना कुछ फर्क नहीं है। अगर आप महीने के लिए डालें या हफ्ते भर के लिए डालें, लंबे अरसे में तो ज्यादा फर्क नहीं पता चलता है। 1-2% सालाना का ही पता चलता है, मगर वो कॉजेशन और कॉजालिटी का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहूंगा कौन सा ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि आप वीकली करोगे तो वो ज्यादा अच्छा है। मगर ये चीज ध्यान में रखें, जहां पे आपका डिसिप्लिन मेंटेन हो सकता है, जहां पे आपका कैश फ्लो मैच होता है, तो उस हिसाब से करें। कोई कोई लोगों को वीकली ज्यादा पसंद है, कोई कोई लोगों को डेली ज्यादा पसंद है, उनका कैश फ्लो और उनका डिसिप्लिन के हिसाब से। तो उस हिसाब से अगर आप निवेश करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो डिसिप्लिन के हिसाब से भी आपको अपना फैसला लेना होता है। अनामिका जी हमारे साथ जुड़ी हुई है फोन लाइन पर। अनामिका जी, पूछिए अपना सवाल। सबसे पहले बताइए कहां से आप बोल रही हैं और क्या है आपका सवाल? नमस्कार, मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ। बिल्कुल, हाँ, आप गाजियाबाद से बोल रही। पूछिए आपका सवाल। किन किन फंड में आप निवेश करती हैं, किसके लिए स्ट्रेटजी बनाना चाहती, क्या है आपका फ्यूचर का गोल? अभी तो किसी में इन्वेस्ट नहीं किया है, हस्बैंड करते हैं। मेरे अभी ट्विंस बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, दोनों अभी जस्ट जॉब में आए हैं। तो मैं उनके लिए कुछ एसआईपी म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना चाहती थी। तो मैं गाइडेंस चाहती थी कि मैं अगर 10 इयर्स या 20 इयर्स के लिए डायरेक्ट इन्वेस्ट करूं 5,000 या 10,000 मंथली, तो उनको इन फ्यूचर जब वो जिस स्टेज पे आए 40-45 में, तो उनके पास अच्छा अमाउंट जमा रहे।
तो ये जो 5 से 10 हजार हैं, आप दोनों बच्चों को देना चाहती है, अपने पैसे से देना चाहती है, या फिर उनका पैसा आप निवेश उनकी जो सैलरी आना शुरू हो रही है अभी जनवरी से, तो मैं वो उसमें इन्वेस्ट उनका करवाना चाहती हूँ। अच्छा, मतलब माता के तौर पे आप बच्चों की फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, राइट? जी जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। हेमंत जी, जिस तरह से अनामिका जी गाजियाबाद से हैं, उन्होंने बताया कि दोनों बच्चे जो ट्विंस बच्चे हैं उनकी जॉब अभी शुरू हो गई है, और माता की जो चिंता है कि अगले 20 साल तक उनके बच्चों की जो फाइनेंशियल प्लानिंग हो सके, उनका निवेश बेहतर हो सके, तो वो अभी से ही SIP इन्वेस्टमेंट कराना चाहती, तो उनके लिए क्या सलाह होगी? जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा अनामिका जी, आई थिंक बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। आपके दोनों जो ट्विंस हैं उन्होंने अभी काम करना शुरू किया, उनकी सैलरी आनी शुरू हुई है, और ये परफेक्ट स्टेज है उनके लिए अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरुआत करने की। उसके बहुत सारे फायदे हैं। एक तो जितना लंबा समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे उतना बड़ा पैसा मिलेगा उनको। दूसरा, जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो, स्पेसिफिकली जब आप SIP से इन्वेस्ट करते हो, तो जो सबसे बड़ा रिस्क होता है मार्केट का वॉलेटिलिटी, उसका इम्पैक्ट ना ही कम होता है बल्कि उसका आपको फायदा होता है, क्योंकि आप डिफरेंट लेवल्स पे इन्वेस्ट करते हो, डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करते हो, तो आपको एवरेजिंग का फायदा होता है। तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरुआत करें। दूसरी बात मैं चाहूंगा कि अभी तो ये शुरुआत है, बट आगे जाके मे बी उनको 45 तक वेट नहीं करना है। अगले कुछ सालों में कोशिश कीजिए कि वो अपने गोल्स को डिफाइन कर सकें और एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस फॉलो करेंगे, तो एक जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो ट्रैक पे रहेगी। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात, एक चीज उनको आपको बतानी पड़ेगी कि हर साल जैसे जैसे इनकी इनकम बढ़े उसका कुछ हिस्सा, वो पैसा जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहे, ताकि उनके सेविंग और उनके इन्वेस्टमेंट दोनों में एक डिसिप्लिन रहे। तो ये 2-3 चीजें मुझे लगता है अगर आप उनको शुरुआत में बताएंगे तो उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। जहां तक उनकी इन्वेस्टमेंट का सवाल है, अगर मैं 10,000 की इन्वेस्टमेंट मांग के चलूं कि दोनों अलग अलग से 10-10 हजार रुपए की इन्वेस्ट करेंगे, तो इक्विटी फंड से शुरुआत कीजिए, वेल डाइवर्सिफाइड कैटेगरी से। तो एक जैसे मल्टी कैप फंड जिसमें तीनों सेगमेंट है मार्केट के, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, उसमें उनको एक्सपोजर मिलेगा, जहां पे आप कोटक मल्टी कैप दे सकते हैं, 4,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक लार्ज एंड मिड कैप फंड जो मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड हो सकता है, जिसमें 3,000 की इन्वेस्टमेंट हो, और एक फ्लेक्सी कैप जहां पे यूजुअली बायस थोड़ा ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो लार्ज कैप में रहता है, वहां पे HSBC फ्लेक्सी कैप जहां पे 3,000। तो ये 3 फंड है, यहाँ से आप उनको शुरुआत करने के लिए कहिए। दोनों अगर चाहें तो एक जैसा पोर्टफोलियो बना सकते हैं, और आगे जाके जैसे मैंने कहा 2-3 चीजों का ध्यान रखिए। अगर वो रखेंगे तो यकीन मानिए कि जब तक वो स्टेज तक पहुंचेंगे कि उनको पैसे की जरूरत हो, काफी बड़ा कॉर्पस बनेगा, बहुत लंबा समय है उनके पास, एक बेहतर इन्वेस्टर बनेंगे। तो कुछ चीजों का ध्यान रखिए, और जैसा मैंने कहा ये वेल डाइवर्सिफाइड फंड है, इनसे अपना प्रोसेस उनको शुरुआत करने को कहिए। हेमंत जी, आप देखिए, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि अनामिका जी का जो सवाल है वो आपको काफी अच्छा लगा, कि एक माँ अपने बच्चों की शुरुआत में ही फाइनेंशियल प्लानिंग कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि ये काफी सराहनीय चीज है, और आपको भी लगता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको 20-22 साल की उम्र के अंदर इस तरह का मोटिवेशन नहीं मिला, और मिला होता तो उनकी भी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छी हो पाती? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा सुन के कि एक एज ए मदर वो उनके फाइनेंसेस की भी केयर कर रहे हैं। और सबसे बड़ा मुझे अच्छा ये लगा कि जैसा मैंने कहा कि जितना जल्दी अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरुआत करोगे उतना ही फायदा दोनों बच्चों को होगा। तो आई थिंक मुझे उससे ज्यादा खुशी है कि आप जब मान लीजिए अभी 23 साल के हैं, अगर वो अगले 30-35 साल भी काम करते हैं, तो आप सोचिए कि अगर ये अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहें, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस करते रहें, तो किस तरह की खुशहाली इनको देखने को मिलेगी अपनी लाइफ टाइम में। क्योंकि हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हमारी लाइफ की किसी भी स्टेज में, किसी भी गोल के लिए हमारे पास पैसे की कमी ना हो। और उसका सबसे बड़ा जो तरीका है वो यही है कि जितना जल्दी आप शुरुआत करें, सही एसेट क्लास में चुने और सही तरीका चुने। तो आई थिंक उनको पूरा मौका मिल रहा है कि तीनों चीज अच्छे से वो कर सकें अपने अपने फाइनेंशियल करियर में। तो अनामिका जी, बहुत बहुत मतलब जो आपने बच्चों की फाइनेंशियल प्लानिंग अभी से ही आप शुरू करना चाहती, तो इसके लिए आपको साधुवाद। क्या कुछ और सवाल आप पूछना चाहेंगी हेमंत जी से, और आप संतुष्ट हैं उनके जवाब से? थैंक यू हेमंत जी, थैंक यू वेरी मच। धीरे धीरे मैं इनका इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊंगी आगे चल के। अभी मैं आप लोगों को देख के ही सीख रही थी, तो उनको सलाह दिया है कि अब से तुम्हारी फाइनेंशियल प्लानिंग मैं डिसाइड करूंगी कि तुम लोग आगे अच्छे फ्यूचर में पैसे की कोई तंगी ना रहे। बिल्कुल। तो माँ जो है वो अपने बच्चों की फाइनेंशियल प्लानिंग कर रही है, और आगे उसे और तय करेगी। महेंद्र जी का अगला सवाल है हमारे पास। महेंद्र जी, बताइए कहाँ से बोल रहे हैं आप, और
क्या गोल है आपका, किस तरह से निवेश करते हैं और अब क्या स्ट्रेटजी चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से? सर मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। अच्छा, हेलो। रायपुर छत्तीसगढ़ से पूछिए अपना सवाल। सर अभी जो मार्केट अप डाउन हो रहा है, मैं एक्चुअल में वन टाइम इन्वेस्टमेंट मेरा है और काफी अच्छा है, करीब 45 लाख के आसपास है। तो मार्केट अप डाउन हो रहा है तो इसलिए डर लग रहा है कि इसमें मेरा सबसे ज्यादा वो एसबीआई पीएस फंड है, 27 लाख का करीब है। तो क्या मुझे बने रहना चाहिए या निकलना चाहिए, वही मैं चाह रहा हूँ सर। उसको 2 साल से हूँ उसमें। बिल्कुल गौतम जी, जिस तरह से महेंद्र जी का एक बड़ा फंड है, 45 लाख रुपए तक का फंड है, उसमें एसबीआई पीएसयू फंड में करीब 27 लाख से ज्यादा का निवेश है। उसके अलावा क्वांट स्मॉल फंड में भी अच्छा खासा निवेश है, क्वांट वैल्यू फंड, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, क्वांट कमोडिटीज फंड, बजाज फिनसर्व बैलेंस एडवांटेज फंड में भी निवेश है और ये सब एक मुक्त निवेश है। गौतम जी, क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए अब इनको? जी, ये जो फंड्स हैं ये ऐसे लग रहा है देख के कि अलग अलग समय पे निवेश किया है, पास्ट परफॉर्मेंस देख के इनका एक पोर्टफोलियो नहीं बना है। तो हम चाहते हैं कि वो एक अपना कोर पोर्टफोलियो बना दे जो लंबे अरसे के लिए कि वो रख सके। अभी कोर पोर्टफोलियो में लार्ज कैप होना चाहिए, लार्ज एंड मिड होना चाहिए, थोड़ा सा स्मॉल कैप, थोड़ा फ्लेक्सी कैप होना चाहिए। तो उसके हिसाब से मैं बताऊंगा कि ये अपने फंड्स को बदल दें। ये फंड्स में मेरे हिसाब से सारे फंड इनको बदलने चाहिए। एक तो मैं बोलूंगा कि एसबीआई ब्लू चिप फंड ले लें, उसमें यहाँ पे 38 लाख 29 लाख 40 लाख के आसपास जो पैसा है उसका मैं बता रहा हूँ। एसबीआई ब्लू चिप फंड में 5 लाख डाल दें, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में 10 लाख डाल दें, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड में 5 लाख डाल दें, एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड में 5 लाख डाल दें, ईडलवाइज फ्लेक्सी कैप फंड में 7 लाख और कोटक मल्टी कैप फंड में 7 लाख। इससे इनका 29-40 लाख का पैसा कोर पोर्टफोलियो में लग जाएगा। उसके अलावा अगर इनके पास पैसे हैं जो ये लगाना चाहते हैं तो थोड़ा सा पीएसयू फंड में रख सकते हैं, क्योंकि पीएसयू ऐसा सेक्टर है, सेक्टर जैसे ऊपर नीचे जाएगा वहां पे रिस्क ज्यादा है। तो उतार चढ़ाव में वो निवेशक कभी कभी गलती कर देते हैं, कभी कभी इमोशनल होके रिएक्शन ले लेते हैं। तो हम थोड़ा सा स्टेबल पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो वही मैं कहूंगा ये करें। अगर ये पोर्टफोलियो इनका 12% के हिसाब से ग्रो हो हर साल, तो 2030 तक इनका ये 40 लाख 1 करोड़ 10 लाख बन जाएगा। और अगर वही 2030 की जगह 2035 तक रखें तो वही पोर्टफोलियो इनका 2 करोड़ हो जाएगा। तो मैं यही कहूंगा कि थोड़ा और लंबे अरसे के लिए ये सोचें। बिल्कुल लंबे अरसे के लिए सोचे और पोर्टफोलियो जो आपका बड़ा। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा महेंद्र जी, सारे एक ही म्यूचुअल फंड से आपको क्या प्यार है, सारा निवेश उसी में क्यों कर रहे हैं आप? क्वांट का बोल रहे सर? हाँ, एक्चुअल में मैं उसका सर्च किया था तो पिछला साल जो 3 साल का जो दिया है वो बहुत अच्छा दिखाया था सर। तो मुझे लगा कि उसका परसेंट ठीक दिया है तो इस बार भी वो सही रहेगा था करके। स्मॉल कैप में तो मैं 3 साल से ऊपर से बना हुआ हूँ, तो वो तो अच्छा दे दिया, 57% करीब दिया हुआ है। अभी मार्केट गिर गया इसलिए थोड़ा सा ये हुआ है, नहीं तो मुझे लग रहा था अच्छा आ रहा है करके। मतलब आपने किसी एक्सपर्ट से राय नहीं ली, खुद ही अपना ड्यू डिलिजेंस किया और वहां पर आपको जो लग रहा था ज्यादा रिटर्न जिस म्यूचुअल फंड में है वहां निवेश कर दिया। गौतम जी, उन निवेशकों को क्या करना चाहिए या फिर आपकी क्या राय है जो किसी फंड के पिछले प्रदर्शन के आधार पर ही उसमें निवेश करते हैं? तो क्या ये गारंटी है कि पिछला जो प्रदर्शन रहा है वो आगे भी दोहराया जाएगा? जी, तो ये कोई गारंटी नहीं है और हर म्यूचुअल फंड में के डॉक्यूमेंट्स में भी यही लिखा होता है कि पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट अ गारंटी फॉर फ्यूचर रिटर्न्स। तो इसलिए स्कीम सिलेक्शन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, उसमें काम और मेहनत ज्यादा लगती है। पास्ट परफॉर्मेंस एक नजरिया है, एक ही तरीका है देखने का। उसके अलावा रिस्क देखना चाहिए, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखना चाहिए, कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स देखना चाहिए, फंड मैनेजर कौन है, उसका हिस्ट्री क्या है, वो अगर अभी चेंज हुआ है, इन्वेस्टमेंट और स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये सारी चीजें देखने के बाद ही स्कीम सिलेक्शन होता है। इसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है, ड्यू डिलिजेंस बहुत लगती है। काफी कंपनीज में 10-15 जन की टीम होती है जो ये काम करते हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा कि बेहतर यही होगा कि किसी एक्सपर्ट या किसी डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर की सलाह ले।
अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए, क्योंकि अगर आप कोई भी कैटेगरी लेंगे, लार्ज कैप या मिड कैप या फ्लेक्सी कैप, और पिछले 1 साल का रिटर्न दिखेंगे, तो बेस्ट लार्ज कैप और वर्स्ट लार्ज कैप में 15% से ज्यादा का फर्क है परफॉर्मेंस में। और वही चीज आप मिड कैप या फ्लेक्सी कैप में देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि बेस्ट परफॉर्मिंग और वर्स्ट परफॉर्मिंग में लगभग 15% से ज्यादा है अंतर। तो इसलिए स्कीम सिलेक्शन काफी इम्पोर्टेंट चीज है, जो बेटर है कि आप एक्सपर्ट की सलाह लें। एक्सपर्ट्स की सलाह ले, और पिछला प्रदर्शन जो अगर किसी फंड हाउस का है तो गारंटी नहीं है कि आगे भी उसके द्वारा वैसा ही प्रदर्शन किया जाएगा। तो केवल इसी आधार पर अपना निवेश तय नहीं करे, एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर ले। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हमारे को भेजा है त्रिपेंदु सरकार ने। त्रिपेंदु जो है वो अभी 11 लाख रुपए का उन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट किया है मार्च 2024 से 25 साल तक का उनका हॉरिजन है। आईसीआईसी ब्लू चिप, आईसीआईसी वैल्यू डिस्कवरी, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में 3 लाख रुपए, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप में 1 लाख रुपए, एसबीआई मिड कैप में 2.5 लाख रुपए और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के अंदर भी 1 लाख रुपए का निवेश किया है। वो त्रिपेंदु चाहते हैं कि अनदर 19 लाख रुपए उन्हें और निवेश करने हैं जनवरी 2025 से, और 25 साल तक के लिए उनका टाइम हॉरिजन है। तो वो जानना चाहते हैं कौन सी एसआईपी उन्हें शुरू करनी चाहिए। हेमंत जी, ये जो सवाल है त्रिपेंदु सरकार का, इसे अभी हमने देखा, तो क्या सलाह रहेगी त्रिपेंदु के लिए? जी, आई थिंक देखिए, इनका जो पोर्टफोलियो है उसमें इन्होंने कुछ लमसम इन्वेस्टमेंट की हुई है। करीब 11 लाख की 6 फंड है उनके पास, और साथ ही 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, जहाँ पे 3 फंड है शायद। वहां पे भी अगर मैं देखूं तो सिर्फ एक ही फंड कॉमन है और 2 फंड जो है वो नए ऐड होते हैं। तो कुल मिला के 8 फंड है इनके पास। आई थिंक एक स्ट्रेटेजी अच्छी है कि आप लमसम भी कर रहे हैं, एसआईपी भी कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों के लिए अलग से पोर्टफोलियो बनाया जाए। अगर आप सोच समझ के एक फैसला लें, अच्छे फंड चुने, तो जिस फंड में आप एसआईपी कर रहे हैं, अगर आपका टाइम होराइजन वही है और वही एसेट क्लास में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कोई कारण नहीं कि आपको दूसरे किसी पोर्टफोलियो को बनाने की जरूरत हो। कभी कभी क्या होता है, हम थोड़ा सा मार्केट में मोमेंटम देखते हैं कुछ सेगमेंट में, कुछ सेक्टर में, तो अगर हमारे पास लमसम पैसा है तो हमको लगता है कि वहां पे लगाएंगे तो थोड़ा ज्यादा फायदा होगा। वो शायद वो सही स्ट्रैटेजी नहीं है। आपको आई थिंक जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है, अपने लॉन्ग टर्म होराइजन और अपने लॉन्ग टर्म गोल जिस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसी के हिसाब से आप इन्वेस्ट कीजिए। तो पोर्टफोलियो थोड़ा कंसोलिडेट करने की जरूरत है। इन्होंने एसबीआई मिड कैप में 2.5 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और फिर इनके पास एचडीएफसी मिड कैप में 3,000 रुपए की एसआईपी भी है। तो मैं चाहूंगा कि मोतीलाल ओसवाल जो मिड कैप है वो एक बेहतर फंड है इन दोनों से, तो आप वहां पे बनिए। और जो पैसा आपने लमसम से इन्वेस्ट किया एसबीआई में, और जो एसआईपी जो आप एचडीएफसी में कर रहे हैं, वो आप अगर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में करें तो मुझे लगता है वो एक बेहतर ऑप्शन होगी। यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाहूंगा जरूर, समय समय पे हम कोशिश करते हैं पोर्टफोलियो को एनालाइज करने की। याद रखिए कि आपकी जो कमिटमेंट है वो इक्विटी एज एन एसेट क्लास से है। अगर जब भी जरूरत पड़े, आपको लगे कि जिस फंड में आप हैं उनमें बदलाव करने की जरूरत है, जरूर कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको हर 6 महीने 1 साल में बदलाव करना है, लेकिन हमेशा देखते रहिए कि अगर आपका फंड कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है तो फिर आपको बदलाव करने की जरूरत है। तो एक तो ये यहाँ पे बदलाव करेंगे। फिर इनके पास एक आईसीआईसीआई डिस्कवरी फंड है जो एक वैल्यू फंड है, और एक स्मॉल कैप फंड है इनके पास एसबीआई। तो मुझे लगता है उन दोनों को हम क्लब करेंगे। उसकी जगह में अगर आप बंधन स्मॉल कैप लेंगे इनकी ओवरऑल एलोकेशन के हिसाब से, तो मुझे लगता है वो बेहतर होगा। तो जो पैसा आईसीआईसीआई डिस्कवरी में आपने लगाया है लमसम वो, और जो आप एसबीआई स्मॉल कैप में 1,000 की एसआईपी कर रहे हो, वो आप जो है इसमें आप इन्वेस्ट कीजिए। ओवरऑल मुझे लगता है ये कुछ चेंज करने की जरूरत है आपको। और जो लमसम आपको जो इन्वेस्ट करना है, वो आप ये बदलाव अगर आप करते हैं तो फिर एग्जिस्टिंग फंड में ही कीजिए। जैसे मैंने पहले कहा, आपको अलग से पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत नहीं है। जिस प्रोपोर्शन में आपकी इन्वेस्टमेंट है वही प्रोपोर्शन में आप इन्वेस्ट करें, लेकिन उस पैसे को आप एक स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट करेंगे तो मुझे लगता है वो बेहतर होगा। बिल्कुल, पैसे को स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट करें तो बेहतर होगा। हेमंत जी, एक चीज आपसे मैं समझना चाहूंगा, जिस तरह से आपने तो
कई लोगों के पोर्टफोलियो की स्ट्रेटजी बनाई होगी, तो आपका अनुभव क्या कहता है कि कितने फंड जो है वो लोगों ने रखे तो वहां पर उनको ज्यादा रिटर्न मिला? अगर 2-3 निवेशक की बात करें, सबका जो एसआईपी का अमाउंट बराबर ही है, लेकिन किसी ने 10 फंड लिए, किसी ने 5 फंड लिए, किसी ने 8 फंड लिए, तो कौन से जो निवेशक थे उनको बेहतर रिटर्न मिला ओवर द ईयर? और क्या एकमुश्त निवेश और एसआईपी निवेश दोनों में जो है वो अलग अलग फंड में भी निवेश करना चाहिए, या स्ट्रेटजी ज्यादा नहीं बदलती है? नहीं, आई थिंक जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर हम शुरुआत इससे ही करें कि क्या आपको लमसम के लिए और आप एसआईपी के लिए अगर आपको अलग अलग पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत है, मुझे नहीं लगता बनाने की जरूरत है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा जवाब में कि अगर आपका टाइम होराइजन मैच करता है, आपकी एसेट क्लास वही है, तब आपको जरूरत नहीं है। जैसा आपने मुझसे पूछा कि कितने फंड आइडियली होने चाहिए या कहाँ पे बेहतर रिटर्न मिलता है, देखिए कोई एक ऐसा आइडियल नंबर नहीं है। हम हमेशा ये बताते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर गोल के लिए बहुत ज्यादा फंड मत करिए। ऐसा नहीं है कि आपका पूरा पोर्टफोलियो में 5 या 6 फंड हो। देखिए, कोई आपके शॉर्ट टर्म गोल होंगे, कोई आपके मीडियम टर्म गोल होंगे, जहां पे आप हाइब्रिड पोर्टफोलियो बनाएंगे, शॉर्ट टर्म में आप डेट का बनाएंगे, लॉन्ग टर्म में आप इक्विटी का बनाएंगे। तो ऐसा नहीं कि ओवरऑल पोर्टफोलियो में सिर्फ 5 या 6 फंड होने चाहिए। हम ये कहते हैं कि जो आप गोल बनाते हैं, जैसे आपका रिटायरमेंट का गोल है मान लीजिए, तो वहां पे आप कोशिश कीजिए 4-5 फंड हो आपके पास, वहां पे 10-12 फंड मत रखिए, फिर वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हर गोल के लिए, क्योंकि आपकी एसेट एलोकेशन अलग है, हमेशा ध्यान रखिए। अगर आप एक पूल बना देंगे ना इन्वेस्टमेंट का, तो या तो आप बहुत ज्यादा रिस्क ले लेंगे या फिर आप बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव बना देंगे। कभी भी पूल मत बनाइए। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो वो उनके लिए ठीक है, और नंबर ऑफ फंड भी हर गोल के लिए आपको देता है, ना कि ओवरऑल फंड के लिए। बट जरूरत है कि एक बहुत ऐसा पोर्टफोलियो नहीं जहां पे बहुत ज्यादा फंड ना हो, क्योंकि उसको मॉनिटरिंग करना मुश्किल है। जो अंडर परफॉर्मिंग फंड है वो आपके पोर्टफोलियो की रिटर्न के नीचे लेके आएंगे। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाइए, और हर गोल के लिए कोशिश कीजिए कि अलग अलग पोर्टफोलियो बने, ताकि आप उसको मॉनिटरिंग कर सकें, उसको एलोकेशन को देख सकें, और वो आपके लिए बेहतरीन फंड जो परफॉर्मेंस दे सके। बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा फंड की मॉनिटरिंग में दिक्कत होती है। अगला सवाल हमें प्रेम ने भेजा है ईमेल के जरिए। प्रेम जो है वो मंथली एसआईपी 30,000 रुपये की जाती है, उसमें 10 से 12 साल तक की एसआईपी कर सकते हैं, और 2 करोड़ का एम है फंड से, और 5,000 और निवेश शुरू कर सकते हैं। उनकी जो एसआईपीज हैं वो भी मैं बता देता हूं, आईसीआईसी प्रूडेंशियल नेक्स्ट 50 में 1 लाख रुपया लमसम किया। इसके अलावा आईसीआईसी प्रूडेंशियल भारत 22 फंड ऑफ फंड में 5,000 की एसआईपी, एसबीआई कॉन्ट्रा में 5,000 की एसआईपी, क्वांट लार्ज और मिड कैप में 5,000, क्वांट स्मॉल कैप के अंदर भी 5,000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 5,000 की एसआईपी, जेएम फाइनेंशियल में 5,000 की एसआईपी, जेएम फ्लेक्सी कैप फंड में 1 लाख रुपए की लमसम डाल दिया है। तो प्रेम पूछ रहे हैं, सर क्या मेरा फंड है, इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है क्या? ये प्रेम ने पूछा। गौतम जी, आपसे ही सलाह लेना चाहूंगा, प्रेम को क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? जी, तो मैं फंड्स पे अभी आता हूं, मगर उसके पहले मैं ये बोलूंगा प्रेम को कि देखिए, आपका जो लमसम निवेश है 2 लाख का, और आपकी जो सिप अभी चल रही 30,000 की, जो आप 35,000 बनाने वाले हैं अभी, वो 12 साल के लिए आप रखेंगे और वो 12% से बढ़ेगी, तो आपका 12 साल के बाद 1,20,00,000 का मूल्य बन जाएगा। मगर अगर वो 12 साल की जगह आपने 15 साल के लिए चला ली है, तो 1,20,00,000 की जगह 2 करोड़ बन जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखें जब आप निवेश कर रहे हैं, और इसी को याद रखें जिससे आप थोड़ा और लंबे अरसे के लिए निवेश करें। अब मैं आपके फंड्स के बारे में बोलूंगा। जो आपका लमसम है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो सिप के जो फंड्स है उसमें मैं थोड़ा सा बदलाव बोलूंगा। पहला तो आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत 22 एफओएफ की जगह आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में डाल दीजिए। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड को जारी रखिए। क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड की जगह आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड देखें। क्वांट स्मॉल कैप की जगह एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड देखें। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड जिसमें 5,000 जा रहे हैं, उसकी जगह आप पीरियड वाइज फ्लेक्सी कैप फंड देखें। और जो आप 5,000 का मूल्य अभी और निवेश करना चाहते हैं मंथली सिप में, वो आप कोटक मल्टी कैप फंड में डालिए। तो इससे आपका 35,000 का महीने का पोर्टफोलियो बन जाए।
बिल्कुल, तो ये स्ट्रेटजी है। अगला कॉलर, लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, शुभांकर सरकार। शुभांकर, फटाफट अपना सवाल पूछिए, कहां से आप बोल रहे हैं, क्या है आपका सवाल? नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर मेरा पोर्टफोलियो आपके पास भेजा, तो उसमें कुछ बदलाव करना चाहिए। और मैं अभी नया शुरू किया सब फंड, और एक लार्ज एंड मिड कैप फंड और एक मल्टी कैप मोतीलाल ओसवाल का लेना चाहता हूँ। वो ठीक रहेगा? मोतीलाल ओसवाल का मेरे पास मिड कैप भी है, और एक मल्टी कैप वो निपन का मेरे पास स्मॉल कैप है, और निपन का मल्टी कैप लेना ठीक रहेगा? बिल्कुल, सीधा हेमंत जी से आपका पोर्टफोलियो हेमंत जी जो है वो रिव्यू करेंगे। हेमंत जी बताइए, ये जो बताया शुभांकर सरकार ने, उनको अब क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, उसका उनका पोर्टफोलियो आपके पास है। जी, सबसे पहले इनका देखते हैं कि इनका जो टारगेट है वो पूरा हुआ कि नहीं। तो 18,000 की SIP वो कर रहे हैं, 20 साल का इनके पास समय है, 2 करोड़ का इनका टारगेट है। मुझे लगता है अगर हम 12% के रिटर्न मान के चलें तो करीब करीब 1 करोड़ 70 लाख का कॉर्पस ये बना पाएंगे। अगर इनको अपना टारगेट अचीव करना है इस टाइम होराइजन में, तो उनको अपनी SIP 4,000 रुपए से बढ़ानी होगी। एक तो पहला ये। दूसरे, अगर मैं फंड की बात करूं तो इनके पास एक UTI इंडेक्स फंड है, निपॉन का स्मॉल कैप फंड है जो काफी अच्छा फंड है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता है। पराग पर एक फ्लेक्सी कैप, आपने पहले भी इसके बारे में बात की। मिड कैप कैटेगरी में आई थिंक मोतीलाल ओसवाल अभी के समय पे हम कह सकते हैं बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है। और फिर इनके पास एक ICICI लार्ज एंड मिड और एक कोटक मल्टी कैप है। मुझे लगता है कि कोटक मल्टी कैप अगर मैं जो बेस्ट मल्टी कैप फंड में देखूं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस, कोटक मल्टी कैप वहां पे है, तो डेफिनेटली उसमें बने रहिए। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड में भी बेटर परफॉर्मिंग है ICICI से, लेकिन ICICI भी एक काफी कंसिस्टेंट फंड रहा है। तो आई थिंक कभी कभी आपको कंसिस्टेंसी भी देखनी है, कभी और परफॉर्मेंस भी देखनी है। तो मुझे लगता है आपका जो करंट पोर्टफोलियो वो बिल्कुल सही है, उसी में आप बने रहिए। अगर आपको SIP बढ़ानी भी है, पोर्टफोलियो है वो बिल्कुल सही है और इसी में बने रहने की सलाह है। और थोड़ा बहुत चेंजेस जो है वो हेमंत जी ने बताया है शुभांकर सरकार को। वक्त तो चला है ब्रेक का। हमारे दोनों मेहमानों का मैं शुक्रिया करना चाहूंगा, हेमंत जी और गौतम जी। आज आपने हमें वक्त दिया और हमारे जो दर्शकों के जो सवाल थे उनके जवाब दिए, अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दी। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं और बताएंगे आपको कि किस तरह से कब आपको डिसाइड करना है कि पोर्टफोलियो से एग्जिट कब होना है। तुरंत हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।